हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? सब बढ़िया? हो गए क्वेश्चंस, हो गए उस चैप्टर के, पिछले वाले के? ठीक, चलो आज एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखिए। हेडिंग डालेंगे इंश्योरेंस क्लेम। एग्जाम में जनरली 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इंश्योरेंस क्लेम से जनरली 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप इंश्योरेंस का मतलब क्या समझते हो? नाम तो सुना ही होगा, इंश्योरेंस क्या होता है? प्रोटेक्शन। ओके, कभी पढ़ा है इंश्योरेंस के बारे में? प्रॉपर एक कोई बता सके क्या होता है? क्यों जी? किस चीज का प्रोविजन? एबनॉर्मल लॉसेस के लिए। ओके, देखो ये चैप्टर 2 वर्ड से बना हुआ है, इंश्योरेंस और दूसरा क्लेम। इस चैप्टर में आप ये कैलकुलेट करना सीखोगे कि जैसे किसी बिजनेसमैन के गोडाउन में आग लग गया, उसका गुड्स जल गया, तो इंश्योरेंस कंपनी से हम उसका क्लेम कितना मांगे वो कैलकुलेट करना सीखना है इस चैप्टर में। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव समझ लो चैप्टर का। एक बिजनेसमैन होगा, उसके गोडाउन में आग लगेगी, उसका गुड्स जल जाएगा। अब उस जले हुए गुड्स का इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगेंगे, और वो क्लेम आपको कैलकुलेट करना है इस चैप्टर में कि कितना क्लेम हम मांगे। ठीक है, देखो इंश्योरेंस का बेसिक सा मतलब क्या है, बिल्कुल सिंपल वर्ड में अगर बोलूं, अपने रिस्क को किसी और को ट्रांसफर करना। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, जैसे बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलूं, अपने रिस्क को किसी और को ट्रांसफर कर देना। और जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो आपके रिस्क को परचेज कर लेती है, यानी खरीद लेती है। आपका रिस्क उसका हो गया, और इसके बदले में वो आपसे एक सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, मतलब ये है, आपके पास एक कार है, अब आपको डर लग रहा है कहीं ये कार चोरी ना हो जाए, ये कार का एक्सीडेंट ना हो जाए, कार डैमेज ना हो जाए। इंश्योरेंस कंपनी कहती है आप ऐसा करो, आपकी कार की कीमत 5 लाख रुपए है, आप हमको 10,000 रुपए दो बस 1 साल का, और जो ये जितना भी रिस्क है ना लॉस का वो हम ले लेते हैं। आप 10,000 रुपए हमको दीजिए। अब आपका जो रिस्क था वो हमारे पास आ गया। अब अगर कार चोरी हो जाए, डैमेज हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी नुकसान होगा, उस लॉस की भरपाई हम आपको करेंगे। मतलब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी कार चोरी हो गई, 5 लाख का कार था, 5 लाख रुपए हम देंगे आपको। कार डैमेज हो गई, जितना आपका कार डैमेज हुआ है, जितना नुकसान हुआ है, वो लॉस की भरपाई हम कर देंगे। इंश्योरेंस कंपनी कभी ये नहीं बोलती कि हम चोरी नहीं होने देंगे, हम एक्सीडेंट नहीं होने देंगे, ठीक है, हम कोई आपके गुड्स को नुकसान नहीं होने देंगे, जलने नहीं देंगे। क्या रोक लेंगे वो आकर? बताइए, अगर गोडाउन में आग लगना होगी तो इंश्योरेंस कंपनी क्या खड़ी रहती है हमेशा दरवाजे के बाहर, क्या आग ना लग पाए?
या कार चोरी ना हो पाए, वो अपने चौकीदार खड़े थोड़ी ना करते हैं। वो बस एक बात बोलते हैं कि अगर आपको किसी वजह से नुकसान हो जाए तो उस नुकसान की भरपाई हम कर देंगे आपको, और उसके लिए वो आपसे एक कंसिडरेशन चार्ज करते हैं जिसका नाम होता है प्रीमियम अमाउंट। ठीक है, यानी आपने अपनी टेंशन किसको दे दी? इंश्योरेंस कंपनी को, कुछ पैसे ट्रांसफर करके 10,000 रुपए में 5 लाख की इंश्योरेंस करवा लिया आपने। अब देखो, अगर 100 कार का इंश्योरेंस होगा तो उन्होंने 100 कार के 10,000 के हिसाब से कितने पैसे ले लिए? सोचो कितने ले लिए? 10 लाख रुपए। भाई 10,000 रुपए एक कार से ले रहे हैं, 100 कार का उन्होंने इंश्योरेंस कर दिया तो 10 लाख उनकी जेब में। अब क्या सब कार को नुकसान हो जाता है? एक साल में क्या सारी कार चोरी हो जाएंगी? मुश्किल से 1% 2% का रहता है। क्योंकि मैंने अगर अपनी कार का इंश्योरेंस करवा लिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाऊं कि कहीं भी गाड़ी खड़ी कर दूं, कहीं भी घुसेड़ दूं उसको ले जाकर। ठीक है, ऐसा थोड़ी होगा। हम खुद इतनी केयर करते हैं कि कोई नुकसान ना हो। अगर मेरे गोडाउन में गुड्स रखा हुआ है तो क्या मैं चाहूंगा अगर इंश्योरेंस करवा भी रखा है तो वो जल जाए? कभी नहीं चाहूंगा मैं। इंश्योरेंस तो सिर्फ एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लिया है, बाकी हम खुद अपनी गुड्स की इतनी चिंता करते हैं कि कोई लॉस उसको ना पहुंच पाए। हम अपनी कार की इतनी चिंता करते हैं कि एक स्क्रैच भी पड़ जाता है तो सोचते हैं कि क्यों पड़ गया। ठीक है, तो इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब समझते हो? इंडेमनिटी का मतलब होता है टू इंडेमनीफाई, मतलब टू कंपनसेट। अगर आपको कुछ लॉस हो जाएगा तो उसकी भरपाई की जाएगी। अब इंश्योरेंस कंपनी को आपने 10,000 रुपए दे दिए, 5 लाख की कार का इंश्योरेंस करवा लिया, एक साल का 10,000 रुपए है ये। अगर पूरे साल भर में नुकसान नहीं हुआ तो क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी? नहीं देगी। क्लेम आपको कब मिलेगा? जब नुकसान होगा। यानी इंश्योरेंस कंपनी का बेसिक फंडा है कि क्लेम आपको तभी मिलेगा जब नुकसान होगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जो आपने प्रीमियम दिया है वो उसका इनकम हो गया। आप लोग बचपन में एक चैप्टर पढ़ते थे, कंसाइनमेंट, ध्यान है? फाउंडेशन मतलब बचपन ही है। उसमें कंसाइनी को एक डेल क्रेडर कमीशन मिलता था, तो वो डेल क्रेडर कमीशन एक तरीके से कंसाइनर प्रीमियम देता था कंसाइनी को कि अगर बैड डेट्स हो गया तो उसकी भरपाई तुम करोगे। तो वो भी एक तरीके का इंश्योरेंस ही था। ठीक है, तो इंश्योरेंस का मतलब होता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपका रिस्क ले लेती है और एक सर्टेन प्रीमियम आपसे रिसीव करती है। अब अगर आपको लॉस हो जाता है तो वो क्लेम देंगे, आपको लॉस नहीं होता तो जो भी प्रीमियम उसने रिसीव किया होगा उसकी वो उनकी इनकम हो जाती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस चैप्टर के जो इंश्योरेंस कैलकुलेशन है, यानी इंश्योरेंस क्लेम का कैलकुलेशन है, वो बहुत लिमिटेड आपको पढ़ना है। लिमिटेड मतलब सिर्फ गुड्स से रिलेटेड आपका चैप्टर है ये। और गुड्स में भी लॉस जो होगा ना वो सिर्फ लॉस बाय फायर। इस चैप्टर के अंदर एक गोडाउन होगा, उसके अंदर आग लगना ही लगना होगी। अगर आग नहीं लगेगी तो क्लेम नहीं मिलेगा। मतलब गोडाउन में पहले आग लगेगी, फिर गुड्स जलेगी, उसके बाद आपको क्लेम मिलेगा। अगर चोरी हो गया तो इस चैप्टर में नहीं है। ठीक है, तो बहुत लिमिटेड है इसमें, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। तो इस चैप्टर में दो चीजें आप पढ़ने वाले हो, यानी दो चीजों का क्लेम। एक तो है लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, गोडाउन में आग लगी, गुड्स जल गया और उस गुड्स का आपको क्लेम मिलेगा, एक तो ये है। और एक है लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू फायर, लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू फायर। अब इसका क्या मतलब हुआ? आज गोडाउन में आग लग गई, काफी सारा गुड्स जल गया। जो आज नुकसान होगा इंस्टेंट वो तो होगा ही होगा, गुड्स जलेगा, बिल्डिंग खराब होगा, फर्नीचर जलेगा, जो भी होगा। इसके अलावा आज आग लगी, क्या कल से बिल्कुल नॉर्मल बिजनेस शुरू हो जाएगा? आपको लगता है?
कुछ बिजनेसेस में तो ऐसी भयंकर आग लगती है कि 6 महीने साल भर लग जाता है उस बिजनेस को दोबारा नॉर्मल पोजीशन में आने में। ठीक है, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कभी जिंदगी में खड़े ही नहीं हो पाते, फिर ऐसे नुकसान हो जाते हैं उन्हें। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको जो इंस्टेंट नुकसान हुआ है, जैसे गुड्स का नुकसान हुआ उसका क्लेम मिलेगा, अगर आपने फर्नीचर का करवा रखा है तो फर्नीचर का मिलेगा, बिल्डिंग का करवा रखा है तो बिल्डिंग का भी मिलेगा क्लेम। वो इंस्टेंट जो नुकसान हुआ है उसका भी क्लेम मिलेगा। और इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आप एक और पॉलिसी खरीदो, और वो है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। वो कहते हैं आग लगने की वजह से फ्यूचर में कुछ पीरियड के लिए आपका बिजनेस अफेक्टेड रहेगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। उस अफेक्टेड पीरियड में जब बिजनेस नॉर्मल नहीं चलेगा तो क्या बिजनेस अगर नॉर्मल नहीं चला तो क्या नॉर्मल सेल हो पाएगा? नॉर्मल सेल नहीं होगा। नॉर्मल सेल नहीं होगा तो क्या नॉर्मल प्रॉफिट होगा? नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा। जब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा। तो उस लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम भी इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है। जैसे आग लगने के बाद 4 महीने तक मेरा बिजनेस अफेक्टेड रहा, 4 महीने के बाद उस पोजीशन में आया जिस पोजीशन में वो आग लगने से पहले था। तो इन 4 महीनों में मेरे को प्रॉफिट हुआ मान लो 1 लाख रुपए, और मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट होना चाहिए था 5 लाख रुपए। तो इसका मतलब 4 लाख का लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया। तो इस लॉस ऑफ प्रॉफिट का भी इंश्योरेंस कंपनी हमको क्लेम देती है। ठीक है, तो ये दोनों क्लेम आपको इस चैप्टर में कैलकुलेट करना सीखना है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू फायर। ठीक, तो पहले इस चैप्टर का जरा कंटेंट एक बार लिख लें कि कंटेंट हमको क्या क्या पढ़ना है। कंटेंट, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, और नंबर 2 क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू फायर। यानी आग लगने के बाद कुछ पीरियड के लिए बिजनेस अफेक्टेड रहता है, उस अफेक्टेड पीरियड में जो आपको प्रॉफिट नहीं हुआ उसका क्लेम आपको मिलता है। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, मतलब आग लगने के बाद जो पीरियड होता है रिकवरी का। अभी 3-4 साल पहले मुरादाबाद में एक गोडाउन में आग लग गई थी, कपड़े का शोरूम था। तो इतनी भयंकर आग लगी थी कि जो उसका मालिक था ना, वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था, और वो खुद जो है उसमें कूदने जा रहा था। मतलब उसको लग रहा था कि मेरा कुछ नहीं बचा, तो लोगों ने उसको बचाया। ये हालत हो जाती है। तो मतलब ऐसा आसान नहीं है रिकवरी करना। अब दुकान में हमारे आग लग गई, गोडाउन में आग लग गई, हम सब अपने राख समेट रहे हैं और एक सामने वाला आता, भाई साहब एक बिस्किट का पैकेट देना, बताओ दोगे आप? क्यों? तो नॉर्मल चलेगा, कहोगे भाई इस टाइम चला जा। तो वही बात है, नॉर्मल बिजनेस को खड़ा होने में टाइम लग जाता है थोड़ा। तो उस पीरियड में जो लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा उसका क्लेम आपको मिलेगा। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे दोनों कॉन्सेप्ट को। पहले हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो पार्ट 1 करके लिखिए यहां पर, पार्ट 1, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। इस चैप्टर में थ्योरी बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ही है जो भी है, क्योंकि इस चैप्टर में आप वैल्यूअर की तरह काम कर रहे हो। अकाउंटिंग ना के बराबर है। जो जर्नल लेजर बनते हैं ना, लेजर तो फिर भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन जर्नल एंट्री वगैरह जो आप बनाते हो ना, वो बिल्कुल ना के बराबर है जो अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसमें आप वैल्यूअर की तरह काम करोगे।
क्योंकि आपको एक वैल्यू निकालकर इंश्योरेंस कंपनी के सामने रखनी है कि इतना क्लेम हमको चाहिए आपसे। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, पहली बात स्टॉक का लॉस होना चाहिए और दूसरा फायर से होना चाहिए। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में फायर की डेफिनेशन भी गिवन है कि फायर का मतलब क्या होता है। फायर का मतलब कि आग किन किन कारणों से लगेगी तब इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी। ठीक है, किसी ने आकर आग लगा दी, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, किसी ने बम फेंक दिया, कुछ भी रीजन हो सकता है आग लगने का, तो किन किन कारणों से आग लगने से इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी। क्योंकि देखो, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने के, जो क्लेम से बचने के रास्ते खोजती है। आपको नुकसान हो गया, आप आराम से बैठे हुए हो कि चलो कोई नहीं, इंश्योरेंस तो करवा रखा है, क्लेम मिल जाएगा। जब इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम मांगने गए तो वो कहते हैं भाई साहब ये तो क्लॉज में है ही नहीं, ये कहां से क्लेम आपको दें। वो देखी ना पिक्चर, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, भूकंप से उसकी दुकान गिर गई, वो जब जाता है वो कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, इसका क्लेम हम कहां से दें आपको। तो वो कहता है एक्ट ऑफ गॉड है, तो वो भगवान के ऊपर ही केस कर देता है। वो कहते हैं देखो, हमने जो इंश्योरेंस क्लेम किया है वो किसी मैन की वजह से अगर कोई आपको, या मतलब पर्सन की वजह से अगर आपको कोई नुकसान होता है उसका क्लेम देंगे। अब गॉड ने अगर आपको नुकसान पहुंचाया तो हम क्या करें, तो वो गॉड के ऊपर ही क्लेम कर देता है उस पिक्चर में। तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम ना देने के बहाने ढूंढती है। और फिर उनके जो, अब एक बात बताइए, आप इंश्योरेंस करवाओगे, उनकी एक एक शर्त पढ़ लोगे क्या? इतनी सारा पूरा डॉक्यूमेंट होता है। यहां तो क्या बस प्रीमियम दिया, पॉलिसी आ गई, बस रख ली। और ज्यादातर लोग तो पॉलिसी सिर्फ पुलिस से बच जाएं, पकड़े ना जाएं, उस वजह से करवाते हैं। उन्हें नुकसान की इतनी चिंता भी नहीं होती, क्योंकि इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी है। अब रास्ते में जा रहे हैं, हमारे गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, जुर्माना पड़ जाएगा। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया था, जब उसका कॉल आया कि कौन सा करवाना है, वो कहता है एक होता है जीरो डेप। जीरो डेप का मतलब होता है जो आपको नुकसान हुआ उतना टोटल क्लेम मिलेगा, डिडक्शन नहीं होगा। वैसे नॉर्मली जो पॉलिसीज होती हैं उनमें अगर आपको जो नुकसान हुआ उसका 50% क्लेम मिलता है। तो उसने कहा आप जीरो डेप ले लो, उसमें जो है अगर जो नुकसान होगा वो आपको भरपाई मिल जाएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है कर दो, जीरो डेप कर दो। जब गाड़ी का नुकसान हुआ, जब क्लेम मांगने गए, वो कहता है ये तो आपका, इसका क्लेम, इसका पैसा आपको नहीं मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, कई चीज़ों का उसने बता दिया इसका। तो मैंने कहा मैंने तो जीरो डेप लिया है, क्यों नहीं मिलेगा? वो कहता है इसके नीचे लिखा हुआ होना चाहिए एड ऑन। एड ऑन मतलब जीरो डेप है ना, उसके नीचे लिखा हुआ होना चाहिए एड ऑन। वो उसने नीचे दिखाया टर्म एंड कंडीशन में, तो बहुत छोटे छोटे उसमें लिखा हुआ था कि एड ऑन लिखा हुआ होना चाहिए, तब जाकर आपको पूरा क्लेम मिलेगा। तो ये हालत होती है। जब भी इंश्योरेंस क्लेम मांगने जाते हैं तो सबसे पहले 1000 रुपए का तो फाइल चार्जेस लेते हैं, यानी पहले फाइल बनती है, 1000 रुपए फाइल चार्जेस होते हैं। उसके बाद में काम होना शुरू होता है, फिर उसमें भी 1000 नखरे दिखाते हैं, इसका क्लेम नहीं मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, प्रूफ करो कहां नुकसान हुआ, कैसे हुआ। मेरी गाड़ी का तो क्या हुआ था कि घर के बाहर किसी ने गाड़ी चोरी करने की कोशिश करी। अब चोरी करने के लिए वो चोरी तो कर नहीं पाया, क्योंकि आजकल की जो गाड़ियां आती है ना वो लॉक हो जाती है। जैसे कोई उसके स्टीयरिंग वगैरह उसका जब घुमाता है ना तो वो लॉक हो जाती है। तो वो जब लॉक हो गई तो उसने उसका शीशा वीशा तोड़ दिया सब, वो तार वार खींच के। उनने देखा होगा कुछ शायद रखा हो, अब कहाँ हमारी 300 रुपये दिहाड़ी वाले आदमी के उसमें क्या होगा, ठीक है। तो कुछ मिला ही नहीं, तो वो गुस्से में 2-4 शीशे तोड़ के भाग गया उसके, और तार वार खींच के भाग गया। तो फिर क्लेम के लिए पहले तो इंश्योरेंस के सर्वेयर को बुलाया। सर्वेयर कहता भाई पहले एफआईआर लिखवाओ तब क्लेम मिलेगा। अब एफआईआर लिखवाने गए तो पुलिस वाला एफआईआर ना लिखे, तो 500 रुपये उसने लिए एफआईआर लिखवाने के। अब देखो, मतलब एफआईआर लिखवाने के लिए वो पैसे ले रहा है।
तो उसने एफआईआर लिखा, फिर उसने रिपोर्ट दी, फिर सर्वेयर आया, सर्वेयर ने रिपोर्ट देखी, उसके बाद में फिर बोला कि ठीक है, क्रेन आई, क्रेन गाड़ी उठाकर लेकर गई, और उसमें भी फिर आधा क्लेम उन्होंने दिया। तो मैंने सोचा इससे बढ़िया तो मैं खुद ही ठीक करवा लेता, इतना झाड़ कम से कम होता ही नहीं। तो मेरा पहली बार पाला पड़ा था इंश्योरेंस कंपनी से उस बार। तो अब तो अगर कभी कोई छोटा मोटा जैसे नुकसान हो जाता है ना, तो मैं खुद ही करवा लेता हूँ। एक बार अगर 2000-3000 का अगर काम है तो खुद ही करवा लो। 1000 तो अगर इंश्योरेंस कंपनी में जाओगे तो फाइल चार्जेस चले जाते हैं पहले ही, तो क्या क्लेम मिलेगा? उसमें भी 1000 वो दिखाते हैं। फिर अगली बार जब इंश्योरेंस करवाओगे तो 25% 20% काट लेते हैं प्रीमियम, मतलब कोई डिस्काउंट नहीं देते, क्योंकि आप पिछली बार क्लेम ले चुके हो। ठीक है, तो जितना आसान हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस कंपनी इतना दे देगी, इतना दे देगी, इतना दे देगी ना, वो इतना आसान होता नहीं है प्रैक्टिकली। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, हमारे गोडाउन में आग लगेगी, आग लगने के बाद इंश्योरेंस कंपनी हमको क्लेम देगी। ठीक है, तो वो क्लेम हमको कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेशन कैसे होगा, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं इस मेथड में, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर में। मेरे गोडाउन में आग लग गई एक स्पेसिफिक डेट को, जैसे मान लो 15 जून को आग लग गई, और अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च को। तो बिजनेस ठीक ठाक 1 अप्रैल से चल रहा था, अचानक 15 जून को आग लग गई। अब 15 जून को आग लगी तो हमें इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना है क्लेम मांगने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी पहला सवाल पूछेगी कि जिस दिन आग लगी उस दिन आपके गोडाउन में कितना माल रखा हुआ था, कितना स्टॉक था, वो प्रूव करके बताओ। हम अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते कि 10 लाख था, 50 लाख था या 1 करोड़ था। इंश्योरेंस कंपनी कहेगी प्रूव करो तुम्हारे गोडाउन में कितना माल रखा हुआ था उस दिन। तो पहला स्टेप हमारा यह होगा कि जिस दिन आग लगी उस दिन गोडाउन के अंदर कितना स्टॉक था, यह हमारा पहला स्टेप होगा। ठीक है, तो चलिए जरा लिखिए, एक एक करके मैं स्टेप लिखवाता हूं। बाकी इसमें थ्योरी वगैरह कुछ नहीं है, बस क्लेम ही आपको निकालना सीखना है इस चैप्टर में। तो लिखेंगे फॉलोइंग स्टेप्स आर adopted while calculating loss of stock claim। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर क्लेम कैलकुलेट करते वक्त कुछ स्टेप फॉलो करने हैं आपको। पहला स्टेप नंबर 1, अभी मैंने आपको बताया स्टेप नंबर 1 क्या था, कैलकुलेट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगी उस दिन आपके गोडाउन में कितना माल पड़ा हुआ था, आपको यह बताना है सबसे पहले। ठीक है, आइए लिखिए फॉर दिस पर्पस वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट For this purpose, we prepare trading account from beginning of accounting year to the date of fire. As under, आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग ईयर बिगिनिंग होने से अप टू द डेट ऑफ फायर तक का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, देखो ट्रेडिंग अकाउंट, अच्छा इसको हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट भी बोल सकते हैं।
मेमोरेंडम का मतलब होता है रफ, क्योंकि मेन ट्रेडिंग अकाउंट तो बन नहीं रहा। ये ट्रेडिंग अकाउंट हम बना रहे हैं सिर्फ ये कैलकुलेट करने के लिए कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर क्या था। ठीक है, यहां लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट अप टू डेट ऑफ फायर। अब ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है ये मुझे सिखाने की जरूरत है आपको क्या? क्यों? बोलो, यहां क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक। इसका मतलब होता है स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। फिर यहां लिखते हैं टू परचेज, ये भी अप टू द डेट ऑफ फायर, यानी हर चीज इसमें अप टू डेट ऑफ फायर आएगी। फिर अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो लिख देंगे यहां पर। ठीक है, यहां पर बाई सेल लिख देते हैं अप टू डेट ऑफ फायर। अब आपसे एक बहुत सिंपल सा एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, आप उसका जवाब देना। क्लोजिंग स्टॉक किसे बोलते हैं? ईयर एंड में जो स्टॉक बचता है उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। हाँ जी, यही होता है या कुछ और? हाँ जी, यही है। सोच लो एक बार, बहुत सिंपल सा सवाल पूछा है मैंने। क्लोजिंग स्टॉक किसे बोलते हैं? बताओ। ईयर एंड में जो स्टॉक बचा है उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। यही सबको यही पता है, मैंने भी यही पढ़ा था। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है वो स्टॉक जो उस दिन का होता है जिस दिन ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है। जिस दिन ट्रेडिंग अकाउंट बनता है उस दिन का जो स्टॉक होता है दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। अब ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप ईयर एंड में बना रहे हो तो ईयर एंड का स्टॉक, अगर आप हाफ ईयर के एंड में बना रहे हो तो हाफ ईयर के एंड का स्टॉक, अगर आप क्वार्टरली अकाउंट बना रहे हो तो क्वार्टर के एंड का स्टॉक। समझ में आ गई बात? या आप किसी और दिन भी ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो तो उस दिन का स्टॉक। समझ में आई बात? जो ईयर एंड वाला स्टॉक होता है वो तो ठीक है, उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। लेकिन जनरली जो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जिस दिन अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, अब क्लोज हो सकता है ईयर एंड में हो रहे हो सकता है ईयर एंड से पहले ही हो रहे हो, उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। अब जैसे अगर 15 जून को आग लगी तो ये 15 जून का ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है, 15 जून तक का, तो 15 जून का जो स्टॉक होगा वो क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, जब हम क्लोजिंग स्टॉक लिख देते थे तो बैलेंसिंग फिगर क्या आता था? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, अब 15 जून को गोडाउन में आग लग गई तो 15 जून को कितना स्टॉक था गोडाउन में वो तो पता ही नहीं, और वही निकालने के लिए तो ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। तो यहां पर जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो बैलेंसिंग फिगर आएगा, और यहां पर हमको क्या लिखना पड़ेगा? जीपी। यानी अगर क्लोजिंग स्टॉक लिख दो तो जीपी बैलेंसिंग फिगर आएगा, और अगर जीपी लिख दो तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आएगा। समझ गए? अब सवाल उठता है, सर जीपी कैसे पता चलेगा? जीपी पता चलेगा सेल इनटू जीपी रेशो से। आपको अप टू द डेट ऑफ फायर तक का सेल गिवन है, ये देखो ये सेल गिवन है, बस आपको जीपी रेशो ढूंढना है। तो सेल इनटू जीपी रेशो जैसे ही करोगे तो क्या आ जाएगा? जीपी आ जाएगा। तो ये आ गया जीपी, और जैसे ही जीपी निकल कर आया
तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है, दिस इज स्टॉक ऑन 15 जून। अगर 15 जून को आग लगी तो इसको हम बोलते हैं स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ये जो निकल कर आएगा, दिस विल बी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, यानी जिस दिन आग लगी उस दिन गोडाउन के अंदर ये वाला स्टॉक पड़ा हुआ था। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। तो क्लोजिंग स्टॉक गिवन जनरली होता है तो जीपी निकल आता है, और अगर जीपी पता चल जाए मेरे को पहले ही तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा, और उसी को बोलेंगे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक है। अब सवाल उठता है, सर जब आग लगी होगी तो हो सकता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट हो वो भी गोडाउन के अंदर रखे हुए हो सकता है। जैसे परचेज बुक है, सेल बुक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अकाउंट की बुक है, सब गोडाउन के अंदर ही रखे हुए थे, वो भी जल गए साथ में। तो फिर ये फिगर कहां से लेकर आएंगे? अप टू डेट ऑफ फायर का परचेज, अप टू डेट ऑफ फायर तक का सेल, अप टू डेट ऑफ फायर तक के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये कैसे पता चलेंगे? तो आप ये समझ लीजिए कि जब आग लगेगी तो वो सब कुछ जलाकर खाक कर देगी, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट बच जाएंगे, ये मानकर चलना। मतलब अगर बुक्स ऑफ अकाउंट ये रखे हुए हैं और गुड्स यहां रखा है, तो आग इसे छोड़कर गुड्स जलाकर निकल जाएगी, ये अजम्पशन होगी हमारी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें फिगर ही पता नहीं चल पाएंगे। और दूसरी बात, अगर प्रैक्टिकली अगर ऐसा हो जाता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट भी जल गए, तो परचेज की डिटेल, सेल की डिटेल जनरली सप्लायर और डेटर से भी मिल जाती है, जिनको हमने गुड्स बेचा था उनसे मिल जाती है। अगर कैश में है तो कैशियर वगैरह बता देता है, भाई एस्टिमेटेड बेसिस पर भी फिर करना पड़ता है, अब क्या करें अगर मजबूरी है तो। बाकी आपको इस चैप्टर के अंदर चाहे कितनी भी भयंकर आग लगे, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट जरूर बचा देगी, तो वो आपको पता चल जाएगा, तो उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी को। ठीक है। अब ये स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर जो निकल कर आया, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी इसी का क्लेम आपको दे देगी? जैसे मान लो ये 10 लाख रुपए निकल कर आ गया, हमने निकाल लिया कि जिस दिन गोडाउन में आग लगी उस दिन मेरे गोडाउन में 10 लाख का स्टॉक रखा हुआ था, तो क्या ये क्लेम आपको मिल जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी से कहा मेरे गोडाउन में 10 लाख का क्लेम गुड्स था, 10 लाख का क्लेम दे दो, इतनी आसानी से अभी नहीं मिलेगा। ये निकल कर आया स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, मतलब जिस दिन गोडाउन में आग लगी उस दिन गोडाउन के अंदर क्या स्टॉक था, ये वो है। अब हमें निकालना है एक्चुअल लॉस। ये गोडाउन के अंदर था, लॉस भी यही हुआ होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि देखो जब आग लगती है तो बहुत सारे आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, भाई मालिक भी चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ, तो इधर उधर के आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और जब वो इकट्ठे होते हैं तो कुछ ना कुछ तो कोशिश करते हैं ना आग बुझाने की। कोई बाल्टी लेकर भागता है, कोई लोटा लेकर भागता है बचाने के लिए, कुछ ना कुछ बचा लेते हैं। और मान लीजिए अगर ये 10 लाख का गुड्स आया, सबने मिलकर 1 लाख का गुड्स बचा लिया, उसको बोलते हैं सेल्वेज स्टॉक। जो गुड्स बच गया उसको क्या बोलेंगे? सेल्वेज स्टॉक। सेल्वेज SA सेल्वेज बोलते हैं, या साल्वेज बोलो सेल्वेज बोलो, एक ही बात है। ठीक है। तो सेल्वेज स्टॉक उसको बोलते हैं, यानी स्क्रैप जिसको बोलते थे ना, जैसे आपने डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा होगा, तो 10 लाख का एसेट खरीदा, यूजफुल लाइफ के एंड में 1 लाख रुपए उसकी स्क्रैप बचेगी, इसको यहां पर बोलते हैं सेल्वेज। सेल्वेज का मतलब जो गुड्स आपने बचा लिया, गोडाउन से निकाल लिया। अब वो चाहे डैमेज कंडीशन में बचाया या पूरा पूरा गुड्स बचा लिया, अगर डैमेज कंडीशन में बचाया तो उसकी वैल्यू की जाती है कि कितने का गुड्स बच गया, ये कितने में बिक जाएगा, और पूरा पूरा बचा लिया तो फिर उसकी कॉस्ट होगी। ठीक है। तो जो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकल कर आया, इसमें से आपको माइनस करना पड़ता है जितना स्टॉक बच गया, तो वो बचेगा आपका एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। फिर एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक में एक चीज ऐड होती है और उसका नाम है फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस।
इंश्योरेंस कंपनी फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस का भी क्लेम देती है आपको। फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस मतलब आग बुझाने के खर्चे। इंश्योरेंस कंपनी कहती है अगर गोडाउन में आग लगी तो आप कोशिश करो आग बुझाने की, और जितना ज्यादा स्टॉक निकाल सको निकालने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि जितना कम लॉस होगा उतना ही कम क्लेम देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। गोडाउन के अंदर 10 लाख का गुड्स था और आपने 4 लाख बचा लिया, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम क्या 10 लाख का देगी या 6 लाख का देगी? 6 लाख का देगी ना। इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लॉस होगा तो क्लेम मिलेगा, लॉस नहीं होगा तो क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर जरा फटाफट लिखिए एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, स्टेप नंबर 2 में। स्टेप 2, अच्छा इसमें अभी मैंने यहां पर देखो सेल इंटू जीपी रेशो लगाया। अब जीपी रेशो कहां से मिलेगा? अगर क्वेश्चन में जीपी रेशो गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो कैसे निकलेगा वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो पहले स्टेप 2, कैलकुलेट एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस निकालेंगे, और एक्चुअल लॉस कैसे निकलेगा देखो। सबसे पहले यहां लिखेंगे स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, जो आपने स्टेप नंबर 1 में निकाला, पहले उसको उठाएंगे। इसमें प्लस करेंगे फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, यानी आग से लड़ने के खर्चे, आग बुझाने के खर्चे फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी इसका भी क्लेम आपको देगी। इंश्योरेंस कंपनी कहती है जितना खर्चा हो सके कर लो, लेकिन बस गुड्स बचाओ। ठीक है, गुड्स बचाओ, ज्यादा से ज्यादा गुड्स बचाने की कोशिश करो, और जितना गुड्स आपने बचा लिया उसको बोलते हैं सेल्वेज स्टॉक। इसका मतलब होता है जो बचा लिया। बोलो जी, जो गुड्स बचा लिया, दिस इज कॉल्ड सेल्वेज स्टॉक, और इसको बोलते हैं एक्चुअल लॉस। ये आपको एक्चुअल में लॉस हुआ। फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस किसको करने पड़ते हैं? जो ट्रेडर होता है वही करता है खर्चे, बस उसका रीइंबर्समेंट इंश्योरेंस कंपनी कर देती है, मतलब क्लेम दे देती है इंश्योरेंस कंपनी आपको। अब जैसे मैं अपनी गाड़ी का अगर बताऊं, तो मेरी गाड़ी को उठाकर क्रेन लेकर गई वर्कशॉप तक, तो क्रेन का खर्चा आया 1000 रुपए, तो इंश्योरेंस कंपनी ने उसका भी क्लेम दिया मेरे को, क्रेन का। तो ऐसे ही अगर आग लगती है तो आग बुझाने में आप जो भी इक्विपमेंट यूज करते हो, जो आप वर्कर को यूज करते हो, और अगर आपने कुछ उनको पेमेंट किया तो वो सब फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा और उसका क्लेम आपको मिलेगा। तो यानी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर प्लस फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, तो ये टोटल लॉस हुआ। इस टोटल लॉस में से जितना गुड्स बचा लिया वो माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो होगा एक्चुअल लॉस। अब आपको लगता होगा जो एक्चुअल लॉस है इतना क्लेम तो इंश्योरेंस कंपनी दे ही देगी, लग रहा है नहीं, नहीं मिलेगा, तो फिर किस चीज का मिलेगा? देखो एक्चुअल लॉस हुआ, इतना क्लेम मिलना चाहिए, इतना क्लेम मिलना चाहिए, लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है। इंश्योरेंस कंपनी कहती है इतनी आसानी से नहीं मिलेगा भाई, थोड़ा सब्र करो, जितना ये लॉस हुआ है इतना क्लेम हो सकता है आपको मिल भी जाए और हो सकता है ना भी मिले। ठीक है, अब डिपेंड ये करता है कि आपने जो पॉलिसी लिया था वो कितने का लिया था। आपको एक पॉलिसी लेनी पड़ती है ना। अब जैसे हमने अपनी कार का इंश्योरेंस करवाया तो उसकी पॉलिसी वैल्यू है 5 लाख रुपए, और उसके लिए प्रीमियम हमने दिया 10,000 रुपए।
तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लेम कितना मिलेगा मेरे को? 5 लाख। भले ही मेरे को लॉस ज्यादा हो जाए, अगर मेरे गोडाउन के अंदर 10 लाख का गुड्स रखा हुआ है लेकिन मैंने पॉलिसी ली 8 लाख रुपए की, तो पूरा का पूरा गुड्स भी जल जाए तब भी मेरे को मैक्सिमम क्लेम कितना मिलेगा? 8 लाख रुपए, जितने का मैंने पॉलिसी लिया है। जब हम पॉलिसी लेते हैं ना तो उसमें वैल्यू मेंशन होती है कि कितनी वैल्यू का को आप इंश्योर्ड करवाना चाहते हो, एक लिमिट होती है ना, ठीक है, एक लिमिट होती है। अब आपने गुड्स गोडाउन में रख लिया 1 करोड़ का और पॉलिसी ली 10 लाख की, और गुड्स जल जाए, आप कहो भैया 1 करोड़ का जरा क्लेम दे दो, तो दे देगी इंश्योरेंस कंपनी। मैक्सिमम पॉलिसी, आपको मैक्सिमम क्लेम उतना ही मिल सकता है जितना पॉलिसी का अमाउंट है, ठीक है। तो पॉलिसी वैल्यू देखनी पड़ेगी। अब जैसे एक्चुअल लॉस आया 10 लाख एग्जाम्पल के तौर पर, और पॉलिसी ली आपने 8 लाख, तो क्लेम 8 लाख मिलेगा। और अगर पॉलिसी ले रखी थी 12 लाख और एक्चुअल में लॉस हुआ 10 लाख, तो क्लेम कितना मिलेगा? तो 10 लाख मिल जाएगा। इसका मतलब 2 बातें हो गई, 2 लिमिट लगा दी इंश्योरेंस कंपनी ने। पहला, पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा क्लेम नहीं हो सकता। दूसरा, एक्चुअल लॉस से ज्यादा क्लेम नहीं हो सकता। एक्चुअल लॉस से ज्यादा क्लेम तो कभी भी नहीं हो सकता, पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा क्लेम भी कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि या तो पॉलिसी वैल्यू वाला अमाउंट क्लेम होगा या फिर एक्चुअल लॉस वाला अमाउंट क्लेम होगा। यही मतलब हुआ ना भाई, या तो पॉलिसी वैल्यू वाला क्लेम अमाउंट लॉस मतलब क्लेम होगा, या फिर जो एक्चुअल में लॉस हुआ वो क्लेम अमाउंट होगा। ऐसा भी नहीं है। इसके लिए अभी आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्लेम निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और उस फॉर्मूले को बोलते हैं एवरेज क्लॉज। क्या बोलेंगे? एवरेज क्लॉज। आइए जरा फॉर्मूला लगाते हैं, फिर उस फॉर्मूले को मैं आपको समझाऊंगा कि वो क्या है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट इंश्योरेंस क्लेम। कैलकुलेट इंश्योरेंस क्लेम, और इंश्योरेंस क्लेम इज इक्वल टू, सबसे पहले यहां लिखेंगे पॉलिसी अमाउंट। पॉलिसी वैल्यू के बेसिस पर प्रीमियम डिसाइड होता है। जितना हायर पॉलिसी अमाउंट होगा उतना ही ज्यादा प्रीमियम का अमाउंट होगा। यानी जितनी ज्यादा वैल्यू कवर करोगे उतना ही ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अब एक बंगला है 1 करोड़ का और एक बंगला है 10 लाख का, तो 1 करोड़ के बंगले की पॉलिसी वैल्यू भी 1 करोड़ के आसपास ही होगी, तो उसका प्रीमियम का अमाउंट कुछ और होगा। और 10 लाख का अगर कोई फ्लैट है, मकान है, तो उसकी पॉलिसी वैल्यू भी 10 लाख के आसपास ही होगी, तो उसका प्रीमियम का अमाउंट उसी हिसाब से होगा। तो पॉलिसी वैल्यू डिसाइड करती है प्रीमियम अमाउंट क्या होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग गोडाउन में गुड्स तो रखते हैं 20 लाख का, लेकिन पॉलिसी लेते हैं 15 लाख का। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं हम ज्यादा प्रीमियम नहीं देना चाहते, ठीक है। तो इसलिए आपको पॉलिसी वैल्यू के हिसाब से ही क्लेम मिलेगा। तो फॉर्मूला आपने लगाया पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाई स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर और इनटू एक्चुअल लॉस। पॉलिसी अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगा, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आपने स्टेप 1 में निकाला और एक्चुअल लॉस आपने स्टेप 2 में निकाला, और ये जो निकल कर आएगा दिस विल बी इंश्योरेंस क्लेम। अब इसको जरा एक एग्जांपल से समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक नोट यहां पर लिख दो। लिखिए इंश्योरेंस क्लेम कैन नेवर एक्सीड एक्चुअल लॉस।
इंश्योरेंस क्लेम कभी भी एक्चुअल लॉस से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर एक्चुअल लॉस 10 लाख रुपए है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लेम कितना हो सकता है? 10 लाख। उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। उससे कम तो हो सकता है, ज्यादा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अब आइए एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं ये सारी स्टेप। पहले तो मैं अभी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर नहीं निकाल रहा, मैं वो निकाल कर देता हूं आपको, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। पहले जरा कॉन्सेप्ट को समझ लें। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आपको गिवन है, या आप मान लीजिए आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर निकाला है। ये है मान लो 10 लाख रुपए। सैलवेज स्टॉक है आपका 2 लाख रुपए। पॉलिसी आपने ले रखा है 9 लाख रुपीस का। अब मैं आपसे कहता हूं कैलकुलेट इंश्योरेंस क्लेम। बता सकते हो? पहले तो एक्चुअल लॉस निकालो। एक्चुअल लॉस 10 लाख में से कितना माइनस करूं? 2 लाख सैलवेज माइनस कर दो, तो एक्चुअल लॉस हुआ 8 लाख। ठीक है, अब आप लगाइए एवरेज क्लॉस, यानी इंश्योरेंस क्लेम। पॉलिसी अमाउंट है 9 लाख, सैलवेज स्टॉक है 10 लाख, सॉरी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है 10 लाख, और एक्चुअल लॉस है बोलो 8 लाख। तो बोलो कितना हुआ? 7,20,000। ये आपका क्लेम अमाउंट हो गया। मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने, देखो एक्चुअल लॉस हुआ 8 लाख, लेकिन क्लेम कितना दिया? 720। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, फिर उसके बाद इसको मैं फिर समझाता हूं। और एग्जाम्पल नंबर 2, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। मान लीजिए ये है 12 लाख। सैलवेज स्टॉक है 1 लाख। पॉलिसी वैल्यू है 15 लाख। बताओ इंश्योरेंस क्लेम कितना होगा? कैलकुलेट इंश्योरेंस क्लेम। 13,75,000। आइए कैसे निकाला आपने? सबसे पहले एक्चुअल लॉस 12 लाख में से 1 लाख माइनस कर दो, तो एक्चुअल में कितना लॉस हुआ? 11 लाख। अब इंश्योरेंस क्लेम जरा यहां पर आपने निकाला होगा, पॉलिसी वैल्यू 15 लाख, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 12 लाख, इंटू एक्चुअल लॉस 11 लाख, तो कितना क्लेम आया आपका? 13,75,000। सबने यही निकाला है? अच्छा, सबने यही निकाला। आप मुझे बताओ क्लेम आपको एक्चुअल में लॉस कितना हुआ? तो इंश्योरेंस कंपनी 13,75 का क्लेम दे देगी आपको? सोचो, जितना लॉस हुआ उससे ज्यादा का क्लेम पॉसिबल है?
नहीं है। इसका मतलब यहां पर एवरेज क्लॉज फेल हो गया, यहां पर एवरेज क्लॉज फेल हो गया। अब एक बात यहां पर निकल कर आई, एवरेज क्लॉज वहीं लगेगा जहां पॉलिसी अमाउंट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से कम है। एवरेज क्लॉज वहीं लगेगा जहां स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ज्यादा है और पॉलिसी अमाउंट कम है। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं अंडर इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं? अंडर इंश्योरेंस। अगर आपने ओवर इंश्योरेंस करवा रखा है तो एक्चुअल लॉस क्लेम मिलेगा, लेकिन अगर आपने अंडर इंश्योरेंस करवा रखा है तो एक्चुअल लॉस भी क्लेम नहीं मिलेगा, उससे भी कम मिलेगा। अंडर इंश्योरेंस का मतलब होता है पॉलिसी अमाउंट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से कम है। आइए पहले एग्जांपल पर आते हैं। अभी मैं इस पर अभी आंसर मैंने लिखवाया नहीं है, अभी लिखवाऊंगा इसका आंसर। देखो जरा एग्जांपल नंबर 1 पर आते हैं। आपके गोडाउन में कितने का गुड्स रखा हुआ था? 10 लाख। और आपने पॉलिसी कितने का लिया? 9 लाख का। तो क्या आपने पूरा इंश्योरेंस करवाया? गोडाउन में माल रखते हो 10 लाख और पॉलिसी लेते हो 9 लाख। इसका मतलब आपने पूरी की पूरी गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करवाया। जो गुड्स गोडाउन में रखा हुआ है उसका 90% ही आपने इंश्योरेंस करवाया। 90% ही तो करवाया। सोचो भाई, गुड्स गोडाउन के अंदर है 10 लाख, पॉलिसी कितने का लिया? 9 लाख का। इसका मतलब 90% आपने इंश्योरेंस करवाया। इंश्योरेंस कंपनी कहती है अगर आपने इंश्योरेंस 90% करवाया है तो आप अपना पहले बताओ एक्चुअल लॉस कितना है? 8 लाख। तो 8 लाख का 90% ही क्लेम मिलेगा आपको। तो 8 लाख का 90% देखो कितना हुआ? 7,20,000। 7,20,000 क्लेम आ गया। समझ में आ रही बात? यानी अगर आपने अंडर इंश्योरेंस करवाया है तो जितने परसेंट गुड्स का इंश्योरेंस करवाया है एक्चुअल लॉस का उतना ही परसेंट आपको क्लेम मिलेगा। अगर देखा जाए तो यहां पर एक्चुअल लॉस 8 लाख है जबकि पॉलिसी आपने 9 लाख ले रखी थी, लेकिन हम एक्चुअल लॉस और पॉलिसी को कंपेयर नहीं करते हैं। हम एक्चुअल लॉस और टोटल गुड्स जो गोडाउन के अंदर था उसको कंपेयर करते हैं और तब देखते हैं अंडर इंश्योरेंस है या ओवर इंश्योरेंस है। समझ गए? आइए इसको थोड़ा और तरीके से समझाता हूं। देखो, जब गोडाउन के अंदर 10 लाख का गुड्स है, गोडाउन के अंदर 10 लाख का गुड्स है और आपने इंश्योरेंस कितने का करवाया? 9 लाख का। तो इसका मतलब जो गुड्स का आप इंश्योरेंस करवा लेते हो, इंश्योरेंस कंपनी कहती है ये आपका गुड्स नहीं है, फिर ये हमारा है। अब यानी इसका रिस्क किसका है? हमारा है। आपका रिस्क सिर्फ कितने के गुड्स का है? 1 लाख के गुड्स का, बाकी तो हमारा रिस्क है। तो यहां पर इसको 2 पार्ट में आपने बांट दिया, 9 लाख रुपए इंश्योरेंस का गुड्स और 1 लाख रुपए आपका गुड्स। ठीक है, यह बात समझ में आ रही है? अब सुनो, अगर कंपनी एवरेज क्लॉज ना लगाए ना तो क्या होगा? आग लगी, जो ऑनर होगा वो चिल्लाएगा भाई बचाओ बचाओ बचाओ, लोग आएंगे गुड्स बचाने के लिए और वो गुड्स बचा बचा कर लेकर आएंगे, गुड्स बचाते रहे बचाते रहे बचाते रहे। जब 1 लाख का गुड्स आ गया तो ऑनर कहेगा बस अब रहने दो, बाकी जलने दो, बाकी जलने दो, क्योंकि 9 लाख का तो मुझे क्लेम मिल जाएगा। भाई 1 लाख का गुड्स जो तुम्हारा था तुमने अपना बचा लिया, बाकी 9 लाख रुपए का गुड्स जो बचा उसे जलने दो, उसका क्लेम मेरे को मिल जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी कहती है ऐसा नहीं चलेगा। इस गुड्स के अंदर जो गुड्स गोडाउन के अंदर था उसमें 90% मेरा है, 10% आपका है। इसका मतलब जो गुड्स तुमने बचाया है ना उसमें भी 90% मेरा है और सिर्फ 10% आपका है। समझे? अब इस गुड्स में आपने कितना बचाया? अभी बचाओ बचाओ करके कितना बचाया इस क्वेश्चन में? 2 लाख। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि इस 2 लाख में से 90% मेरा है, तो इसमें मेरा कितना हुआ?
180। तो वो कहती है ये 180 जो है 9 लाख मुझे टोटल देना था तुम्हें, उसमें से 180 का गुड्स बच गया, तो मेरा क्लेम कितना हुआ? 7,20,000। ये क्लेम आप ले लो। ये नहीं चल सकता कि आपने 1 लाख का गुड्स बचा लिया और कह दिया कि हमने अपना वाला तो बचा लिया, बाकी आप अपना देख लो। ऐसा नहीं होगा। समझ गए? ठीक है। तो ये मतलब होता है अंडर इंश्योरेंस करवाने का, ये नतीजा है कि अगर आपने अंडर इंश्योरेंस करवाया तो क्लेम आपको उसी प्रोपोर्शन में मिलेगा जिस प्रोपोर्शन में आपने इंश्योरेंस करवाया है। अगर आपने 90% गुड्स का इंश्योरेंस करवाया है तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है एक्चुअल लॉस का 90% ही क्लेम ले लो, एक्चुअल लॉस का 90% ले लो। इसीलिए फॉर्मूला लगाते हैं पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाई स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये होता है परसेंटेज, और फिर इनटू क्या करते हैं? एक्चुअल लॉस, तो वो आपका इंश्योरेंस क्लेम निकल कर आता है। और अब यहां पर जरा दूसरे वाले एग्जाम्पल में आइए। दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखो क्या है। गुड्स गोडाउन के अंदर कितना था? 12 लाख, और आपने पॉलिसी कितने की ले रखी? 15 लाख की। यहां आपने ओवर इंश्योरेंस करवा लिया, तो ओवर इंश्योरेंस का फायदा आपको नहीं मिलेगा। यहां पर अब जो एक्चुअल लॉस हुआ उतना क्लेम आप ले लो। जितना एक्चुअल लॉस हुआ उतना ही क्लेम अब आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तो यहां पर देखो, मैंने आपको एक लाइन इसीलिए स्टॉक ऑन द डेट ऑफ, जो ये पॉलिसी अमाउंट जब लिखवाया ये वाला, ये देखो मैंने इसीलिए यहां पर देखो ये लाइन लिखवा दी थी। क्या लिखवाया मैंने? इंश्योरेंस क्लेम कैन नेवर एक्सीड एक्चुअल लॉस। आपने फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला लगाकर एक्चुअल लॉस से क्रॉस कर गया इंश्योरेंस क्लेम। मैंने इसलिए ये लिखवा दिया ताकि आपको कभी धोखे से फॉर्मूला लगा भी दो तो ये ध्यान रख लो कि एक्चुअल लॉस से कहीं क्रॉस तो नहीं कर गया क्लेम। अगर एक्चुअल लॉस से मतलब जो क्लेम अमाउंट है वो क्रॉस कर गया तो क्लेम विल लिमिटेड टू एक्चुअल लॉस। इसलिए एवरेज क्लॉज को ध्यान रखना है कि एवरेज क्लॉज लगेगा कब? when the policy amount is lower than stock on the date of fire. स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 10 लाख है, पॉलिसी अमाउंट 9 लाख है, एवरेज क्लॉज लगेगा। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 10 लाख है और पॉलिसी अमाउंट 12 लाख है, एवरेज क्लॉज नहीं लगेगा। इस केस में जो एक्चुअल लॉस होगा वही आपका क्लेम अमाउंट होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो चलिए जरा एक नोट और लिख लीजिए। लिखे हो यहां पर, इन दिस केस claim amount will be limited to actual loss of rupees 11 लाख। जो 11 लाख है वही आपको क्लेम मिलेगा, उससे ज्यादा का क्लेम नहीं मिलेगा, इवन दो एवरेज क्लॉज लगाकर आता है 13,75,000। यानी एवरेज क्लॉज अप्लाई किया जाता है टू डिस्करेज ट्रेडर टू टेक अंडर इंश्योरेंस। ट्रेडर को डिस्करेज किया जाता है कि आप पॉलिसी अमाउंट या तो जो गोडाउन के अंदर गुड्स है उसके बराबर लें या उससे ज्यादा लें, कम मत लीजिए, प्रीमियम बचाने की कोशिश मत करिए, नहीं तो लॉस भी आपको कम ही मिलेगा। हाँ, क्लेम कम मिले, मैंने कुछ और बोला? अच्छा हाँ, क्लेम कम मिलेगा। ठीक है, एक पहले ऐड आता था इरफान खान जो अब तो खैर नहीं है इस दुनिया में। इरफान खान का पहले एक ऐड आता था, वो एक छोटा सा छाता लेकर आता था, इतना बड़ा, वो इंश्योरेंस का ऐड था, इतना बड़ा छाता था और वो ऐसे बारिश हो रही थी तो वो ऐसे रखा हुआ था उसका। और उसके साथ में एक और आता है, कोई एक बंदा आता है, वो कहता है आ जाओ इसी में, मतलब भीगोगे नहीं। तो वो कहता है इतने से छाते में तुम खुद तो बच जाओ, मेरे को क्या कवर करोगे? तो वो कहता है ये बात तुमने पॉलिसी लेते वक्त नहीं सोची थी, अंडर इंश्योरेंस करवाया था। ठीक है, मतलब इंश्योरेंस कंपनियां ऐसे एडवर्टाइजमेंट करती हैं कि अंडर इंश्योरेंस मत करवाइए, अदरवाइज क्लेम भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, आइए वो लिखवा दूं पहले, पॉलिसी अमाउंट से रिलेटेड। तो
लिखिए इंपॉर्टेंट नोट। इंपॉर्टेंट नोट्स। नंबर 1, एवरेज क्लॉज for calculation of claim will be applied in case of under insurance, अंडर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख दूंगा, व्हेन पॉलिसी अमाउंट इज लोअर देन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। पॉलिसी अमाउंट का कंपैरिजन कभी भी एक्चुअल लॉस से नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का। पॉलिसी अमाउंट का कंपैरिजन कभी भी एक्चुअल लॉस से नहीं करना, किससे करना है? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर का मतलब जो गुड्स गोडाउन में मौजूद था जिस दिन आग लगी, समझ गए? तो उससे कंपैरिजन होगा पॉलिसी अमाउंट का। अगर पॉलिसी अमाउंट कम है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से, तो अंडर इंश्योरेंस कहलाएगा और उस केस में एवरेज क्लॉज लगेगा। और अगर पॉलिसी अमाउंट हायर देन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है, इन दैट केस एवरेज क्लॉज विल नॉट अप्लाई एंड एक्चुअल लॉस विल बी इंश्योरेंस क्लेम। उस केस में जो एक्चुअल लॉस होगा वही इंश्योरेंस क्लेम होगा। तो यहां पर पॉइंट नंबर 2 लिखिए, व्हेन पॉलिसी अमाउंट is higher than stock on the date of fire, then it is a case of over insurance and average clause will not apply. Average clause will not apply, ठीक है? In this case actual loss will be claim amount। इस केस में जो एक्चुअल लॉस होगा वही क्लेम अमाउंट होगा। बोलो क्लियर ये बात यहां तक? ठीक है, तो ये तो आपका पॉलिसी से रिलेटेड मैटर हो गया। आइए अब एक एग्जांपल जरा लिखते हैं, और अब थोड़ा सा फुल फ्लेज एग्जांपल लिखेंगे। ये एग्जांपल नंबर 3 होगा मेरा। ए फायर अकर्ड इन प्रीमाइसेस ऑफ मिस्टर, किसका नाम लिखूं? किसी का नाम रहने दो, कहीं भावनाएं आहत हो जाएं, है ना? मिस्टर ए ऐसे ही लिख दो। ऑन 1 अगस्त 2022 फ्रॉम फॉलोइंग डिटेल्स
कैलकुलेट इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम बताना है आपको। सबसे पहले लिखेंगे यहां पर स्टॉक ऑन 1/4/2022 1,00,000। परचेज फ्रॉम 1/4 टू 1/8/2022 5,00,000। वेजेस 50,000 इसी पीरियड की। सेल्स है 4,00,000। परचेज रिटर्न 30,000। सेल्स रिटर्न 20,000। सैलरीज 60,000। जीपी रेशो 33 1/3% ऑन कॉस्ट। पॉलिसी अमाउंट केस 1 2,50,000। केस 2 1,50,000। आपको इंश्योरेंस क्लेम बताना है दोनों ही केसेस में। अच्छा, एक चीज तो रह गई, सैल्वेज 35,000। दोनों ही केसेस में आप बताइए इंश्योरेंस क्लेम कितना होगा। छोड़ो फायर फाइटिंग, हम नाकारा लोग हैं, कहां आग बुझाएंगे। एक बार की बात है, सैटेलाइट क्लास चल रही थी, तो यही चैप्टर चल रहा था, इंश्योरेंस क्लेम। अब बार बार जो है आग लगी आग लगी आग लगी, स्टूडियो से क्लास चल रही थी, एकदम बाहर भटाक से हुआ, ठीक है, जो मीटर था वो फट गया और आग लग गई तो मतलब बाहर निकलना मुश्किल पड़ गया, एकदम धुआं ही धुआं चारों तरफ। तो मुझे फिर उस दिन लगा ज्यादा आग वाग नहीं करना चाहिए, बस जो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आग लगी एक बार लिख दे, बाकी बस ज्यादा आग आग ना बोले। बताओ पहला स्टेप क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना अप टू द डेट ऑफ फायर। तो 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक का आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1/4/22 टू 1/8/22। सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1,00,000। फिर लिखेंगे परचेज
बताओ कितना? 5 लाख। परचेज रिटर्न भी तो है, तो 5 लाख में से परचेज रिटर्न भी माइनस होगा, माइनस परचेज रिटर्न कितना? तो कितना बचेगा? 4,70,000। उसके बाद वेजिस आएगा ट्रेडिंग में या नहीं आएगा? कितना? 50,000। बाई सेल्स टोटल दे रखा है 4 लाख, जिसमें से सेल रिटर्न माइनस होगा, ये बचेगा 3,80,000। उसके बाद सैलरी लिखो? अरे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो लिखोगे नहीं? क्या बात है यार, तुम लोग मेरे झांसे में आए नहीं, मैंने तो जानबूझ कर दिया था। उसके बाद यहां पर आएगा जीपी, 3,80,000 इंटू 1/3 ऑन कॉस्ट है, तो 1/4 ऑन सेल हो जाएगा, मतलब 25% ऑन सेल। तो आप इंटू 1/4 भी कर सकते हो और इंटू 25% भी कर सकते हो, या 33.333 डिवाइडेड बाई 133.333 भी कर सकते हो। ठीक है, बोलो कितना? 95,000। और अब बताइए स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ, अच्छा 335 हुआ, तो जो पॉलिसी अमाउंट में सेकंड वाले केस में चेंज कर देता हूं, इसको 3 लाख कर दे, वो मतलब 3.5 लाख कर देता हूं। पहले केस 2 में अपना पॉलिसी अमाउंट चेंज कर लेना। केस 2 जो है उसमें पॉलिसी अमाउंट चेंज कर लो, 1.5 लाख की जगह 3.5 कर लो। मैं समझ रहा था 2.5 लाख से कम आएगा। जीपी का मेरे को ध्यान नहीं रहा ऐड करने का। 3.5 लिख देना केस 2 में। तो 3,35,000, दिस इज योर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। उसके बाद बोलो एक्चुअल लॉस, तो एक्चुअल लॉस होगा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर $3,35,000 माइनस सैलवेज स्टॉक, जो स्टॉक आपने बचा लिया कितना? 35,000। तो एक्चुअल लॉस बोलो 3 लाख। फर्स्ट केस में पॉलिसी अमाउंट है 2.5 लाख और सेकंड केस में पॉलिसी अमाउंट है 3.5 लाख। बताओ एवरेज क्लॉज किस केस में लगेगा? फर्स्ट केस में एवरेज क्लॉज लगेगा। दूसरे केस में क्लेम क्या होगा? 3 लाख रुपए क्लेम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3.5 लाख इस पॉलिसी अमाउंट है और स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 335 है, तो ओवर इंश्योरेंस का केस है वो। तो आइए जरा कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, यहां लिखेंगे केस 1, पॉलिसी अमाउंट इज रुपीज 2,50,000। So this is under insurance and average clause will apply.
एवरेज क्लॉज विल अप्लाई। तो इंश्योरेंस क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाई स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू एक्चुअल लॉस। तो पॉलिसी अमाउंट है 2,50,000, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है 3,35,000 और इनटू एक्चुअल लॉस है 3 लाख। बोलो कितना? 2 लाख कितना? 223,881। ठीक, 2,23,881 रुपए का क्लेम मिलेगा आपको। अच्छा, अब आते हैं केस 2 में। पॉलिसी वैल्यू कितनी है? 3.5 लाख। सो इट इज ए केस ऑफ ओवर इंश्योरेंस एंड average clause will not apply. So actual loss amount will be claim amount rupees 3 लाख। 3 लाख रुपए का क्लेम अमाउंट होगा। इस बार गर्मी कुछ ज्यादा जल्दी नहीं पड़ने लगी है ना? जैसे मार्च में जाकर होता है ऐसा मौसम। बोलो जी, यहां तक क्लियर है सबको? तो ये हमारा इंश्योरेंस क्लेम निकालने का तरीका है। चैप्टर आसान है, मुश्किल है? सब ऐसे ही है। मैं तो कहता हूं कि अकाउंट्स का सब्जेक्ट इन्होंने डाला ही क्यों? मतलब सीए कोर्स में उन्होंने सोचा कि कम से कम कोई तो सब्जेक्ट ऐसा हो जो आसान हो, तो ये अकाउंट बनाया ताकि बच्चे पास हो जाएं। बिल्कुल सही, एग्रीगेट बन जाए उनका। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। पहली बात, अगर जीपी रेशो नहीं दे रखा होगा तो क्या होगा? ठीक है। उसके बाद में कुछ और बातें हैं स्टॉक से रिलेटेड, ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ आइटम से रिलेटेड, वो एक एक करके जरा समझते हैं। तो आप लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ या कैलकुलेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट आइटम करके लिख लो। लिखिए ट्रीटमेंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट आइटम्स। पॉइंट नंबर 1, अगर आपको जीपी रेशो गिवन नहीं है तो क्या करें? बोल देंगे क्वेश्चन गलत है। क्यों? इसलिए हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। वो लिख देगा ठीक है, अगली बार आना, सही करके देंगे। और यही बोल सकता है। तो अगर जीपी रेशो गिवन नहीं है तो आपको प्रीवियस ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम गिवन होंगे। प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक, प्रीवियस ईयर का परचेज, प्रीवियस ईयर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रीवियस ईयर का सेल, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक।
वही करंट ईयर में आकर ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा फिर। तो प्रीवियस ईयर के ये सारे आइटम गिवन होंगे, आपको प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर प्रीवियस ईयर का जीपी रेशियो निकालना पड़ेगा। अब प्रीवियस ईयर के जीपी रेशियो को एडजस्ट करेंगे करंट ईयर के लिए। हो सकता है आपको क्वेश्चन में ट्रेंड गिवन हो, और ट्रेंड का मतलब होता है जो रुझान होता है कि आपका जीपी बढ़ रहा है हर साल या घट रहा है। जैसे मान लीजिए पिछले साल का जीपी रेशियो आपने कैलकुलेट किया, पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, वहां से जीपी निकाला, फिर जीपी ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाई सेल ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100, तो जीपी रेशियो आ गया प्रीवियस ईयर का। फिर देखेंगे हर साल जीपी का ट्रेंड क्या है। क्वेश्चन आपसे कहता है हर साल 2% जीपी बढ़ जाता है, तो उस 20% में 2% ऐड कर दो तो जीपी हो जाएगा 22% करंट ईयर का। आपसे कहता है हर साल 2% जीपी घट जाता है, तो 20% में से 2% घटाओ, कितना बचेगा? 18%। समझ गए? अच्छा, आपने जीपी निकाला 20% और क्वेश्चन ने दिया 2% का इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, वो 2% 20% का निकाल देते हैं कि 20% का 2%। ऐसा मत करना, सीधा 20% में से 2% घटाना या इंक्रीज करना, यानी इसमें ऐड करोगे तो 20% प्लस 2% कितना हो जाएगा? 22%। कभी ऐसा मत कर देना 20% के ऊपर 2% कैलकुलेट करना और फिर उसको 20% में ऐड करना, ऐसा नहीं करना। डायरेक्ट जो गिवन है उसको ऐड कर दो। इसी तरीके से इंक्रीजिंग ट्रेंड, ये तो ऐड हो गया। अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड हो तो माइनस कर देंगे। भाई 20% आपका जीपी प्रीवियस ईयर का था, हर साल का जीपी 2% कम हो जाता है, तो 18% रह जाएगा करंट ईयर में। समझ गए? अच्छा, अगर क्वेश्चन में ट्रेंड गिवन नहीं है तो क्या करें? तो कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर का जीपी ही करंट ईयर में मान लेंगे। हम कहेंगे हमारा जीपी ईयर बाय ईयर फिक्स रहता है। समझे? तो ट्रेंड अगर गिवन होगा तभी एडजस्ट करेंगे, गिवन नहीं है तो एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? तो यहां पर लिखेंगे नोट नंबर 1। आइए, इफ जीपी रेशियो इज नॉट गिवन, अगर जीपी रेशियो गिवन नहीं है देन प्रिपेयर, आपको प्रीवियस ईयर के फिगर जरूर दे रखे होंगे, देन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर and calculate GP of previous year. Calculate GP of previous year. Then GP ratio. हाँ बेटा, पहले एक बार जीपी निकाल लो, उसके बाद ही तो परसेंटेज निकालोगे। तो मैंने बोला पहले कैलकुलेट जीपी ऑफ प्रीवियस ईयर एंड देन जीपी रेशियो ऑफ प्रीवियस ईयर इज कैलकुलेटेड एंड एडजस्टेड विद ट्रेंड इफ एनी। अगर कोई ट्रेंड है उससे उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो देखो जरा, जीपी रेशियो ऑफ प्रीवियस ईयर कैसे निकलेगा? जीपी ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाई सेल ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100, तो ये प्रीवियस ईयर का जीपी आ जाएगा। इसमें प्लस करेंगे या माइनस करेंगे ट्रेंड इफ गिवन, और ये जो निकल कर आएगा दिस विल बी जीपी रेशियो ऑफ करंट ईयर। जीपी रेशियो ऑफ करंट ईयर, यानी पहले प्रीवियस ईयर का जीपी रेशियो निकालिए,
प्रीवियस ईयर का जीपी रेशो में जो ट्रेंड गिवन हो उसको एडजस्ट कर दीजिए, जो निकल कर आएगा वही जीपी रेशो ऑफ करंट ईयर होगा। समझे? अच्छा, आगे लिखेंगे इफ ट्रेंड इज नॉट गिवन। अगर ट्रेंड गिवन नहीं है तो क्या होगा बोलो? देन जीपी ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी टेकिन एज जीपी ऑफ करंट ईयर। अच्छा, जीपी ऑफ प्रीवियस ईयर नहीं, मतलब जीपी रेशो ऑफ प्रीवियस ईयर। जीपी रेशो ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी टेकिन एट जीपी रेशो ऑफ करंट ईयर। यानी जो प्रीवियस ईयर का जीपी रेशो था उसी को ही हम क्या मान लेंगे? करंट ईयर का जीपी रेशो मान लेंगे। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। तो अगर प्रीवियस ईयर में आपको प्रीवियस ईयर के आइटम दे रखे हैं तो करंट ईयर का जीपी रेशो नहीं गिवन होगा, आपको पहले प्रीवियस ईयर का जीपी रेशो ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। नंबर 2 आते हैं जरा दूसरे नंबर पॉइंट पर। ये तो जीपी की बात हो गई। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, जो आपको क्वेश्चन में स्टॉक गिवन होते हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अगर गिवन है तो वो हो सकता है कॉस्ट से ज्यादा वैल्यू पर या कॉस्ट से कम वैल्यू पर गिवन हो, तो उसे आपको पहले कॉस्ट पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट जब भी बनाओगे तो स्टॉक को उसकी एक्चुअल कॉस्ट पर लेकर आओगे और तभी बनाओगे। समझे? क्योंकि आपको पता होगा ट्रेडिंग अकाउंट में हम हमेशा हमेशा नॉर्मल आइटम लिखते हैं, यानी नॉर्मल कॉस्ट और नॉर्मल सेल प्राइस, है ना? तो अगर स्टॉक कॉस्ट से ज्यादा पर दे रखा है तब भी उसे कॉस्ट पर लाना है, और कॉस्ट से कम पर लिखा हुआ है तब भी उसे कॉस्ट पर लेकर आना है। तो यहां लिखेंगे सेकंड नंबर पॉइंट में, इफ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक is given at above or lower than cost. If opening stock or closing stock is given at above or lower than cost, then they will be converted at cost while preparing ट्रेडिंग अकाउंट। चाहे प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, चाहे करंट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, दोनों में से कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, स्टॉक हमेशा किस वैल्यू पर होना चाहिए? कॉस्ट वैल्यू पर होना चाहिए। अगर कॉस्ट से कम वैल्यू पर है तब भी उसे कॉस्ट पर लाना है, और कॉस्ट से ज्यादा वैल्यू पर है तब भी उसे कॉस्ट पर लेकर आना है। क्या हुआ? ये हैंग कर गया। हाँ, कहीं किसी ने फूंक तो नहीं मारी इस पे? जादू टोना कर दिया हो? हाँ जी। तो वाइल प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त अगर ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक या दोनों कॉस्ट से कम पर हैं, ज्यादा पर हैं, तो उसे कॉस्ट पर लाना पड़ेगा। आइए इस पर एक एग्जांपल छोटा सा लिखते हैं। लिखिए, ओपनिंग स्टॉक है 2,60,000, क्लोजिंग स्टॉक है 4.5 लाख।
ओपनिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 20% अबव कॉस्ट, 30 लिख देना, 30% अबव कॉस्ट एंड क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड 10% बिलो कॉस्ट। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ स्टॉक्स, दोनों स्टॉक की कॉस्ट बताइए, दोनों स्टॉक की कॉस्ट बताइए। अच्छा, सही बताया करो। देखो आंसर, तुम्हारा नाम क्या है? अमन। अमन का मतलब होता है शांति। कितना? 2 लाख और 5 लाख। अच्छा, मतलब 2,60,000 में आपने 30% माइनस नहीं किया? देखो, अगर क्वेश्चन में है 30% अबव कॉस्ट, इसका मतलब है ये 130% पर वैल्यूड है। 130% पर वैल्यूड है, मतलब 100 रुपए कॉस्ट है, तो 30% अबव वैल्यू पर आपने वैल्यू कर रखा है, इसका मतलब 130% पर वैल्यूड है। और अगर 10% कम वैल्यू पर है तो ये 90% पर वैल्यूड है ना? तो ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालोगे? देखो, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, $2,60,000 को या तो सीधा 130% से डिवाइड कर दो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो 130 इंटू 100, तो 2 लाख आ जाएगा। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये 90% पर वैल्यूड है, यानी 4.5 लाख डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 5 लाख। तो कभी भी अगर स्टॉक कॉस्ट से ज्यादा वैल्यू पर या कॉस्ट से कम वैल्यू पर हो, तो बस ये देख लो, अगर 20% ज्यादा वैल्यू पर वैल्यू है ना, तो 120% से डिवाइड कर दो। अगर 15% कम वैल्यू पर है तो 85% से डिवाइड कर दो। 10% कम वैल्यू पर है तो 90% से डिवाइड कर दो। 10% ज्यादा वैल्यू पर है तो 110% से डिवाइड कर दो। समझ गए? ठीक, तो ये हुआ आपका सेकंड नंबर पॉइंट। अच्छा, अब आते हैं थर्ड पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। इसमें डाउट तो नहीं किसी को स्टॉक कैलकुलेशन में? ठीक, थर्ड पॉइंट, ट्रेडिंग अकाउंट में जो आप परचेज लिखते हो, जो आप सेल्स लिखते हो, जो आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हो, वो सब के सब गुड्स से रिलेटेड होने चाहिए। सब गुड्स से रिलेटेड होना चाहिए, यानी परचेज में सिर्फ गुड्स का परचेज हो, सेल में सिर्फ गुड्स का सेल हो, और जो वेजेस का पेमेंट क्या है वो सिर्फ गुड्स से रिलेटेड हो। कभी कभी क्या होता है, आपको दे देता है परचेज में मशीनरी का परचेज भी इंक्लूड है, सेल में मशीनरी का सेल इंक्लूड है, सेल में इन्वेस्टमेंट का सेल इंक्लूड कर दिया गलती से। वेजेस में एक ऐसी वेजेस है विच इज पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। तो आपको पता है अगर मशीन के इंस्टॉलेशन पर कोई भी खर्चा होगा तो वो मशीन की कॉस्ट में ऐड होता है, तो वो वेजेस में नहीं आता। तो इन्हें सबको आपको हटाना पड़ेगा अपने परचेज से, सेल से और डायरेक्ट एक्सपेंसेस से। समझ में आ गई बात? लिखा है परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ बिल्डिंग, क्या करोगे? माइनस कर देंगे। सेल इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट,
माइनस कर दो। वेजेस इंक्लूड वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, माइनस कर दो। सब में माइनस करना पड़ेगा, यानी सिर्फ गुड्स से रिलेटेड परचेज होगा, गुड्स से रिलेटेड सेल होगा, गुड्स से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। तो थर्ड पॉइंट में लिखेंगे परचेज, सेल्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस must be related with goods only, सिर्फ गुड्स से ही रिलेटेड होने चाहिए। समझ गए? अच्छा, इफ सम परचेज ऑब्लिक सेल of fixed assets or investment are included in purchase oblique sale, then they will be deducted। ठीक है, उसको डिडक्ट कर देंगे। मशीनरी परचेज में इंक्लूड है, जितना इंक्लूड है हटा दो। मशीनरी का सेल में इंक्लूड है, हटा दो। मशीनरी के इंस्टॉलेशन कॉस्ट वेजेस में इंक्लूड है, हटा दो। ठीक है, हटाना पड़ेगा वो। पॉइंट नंबर 4, आपने देखा होगा कभी कभी हम कुछ गुड्स पर्सनल यूज के लिए कंज्यूम कर लेते हैं, कुछ गुड्स फ्री सैंपल के लिए दे देते हैं, कुछ गुड्स चैरिटी के लिए दे देते हैं ना। कोई गुड्स हमने कंसाइनमेंट पर भेज दिया, कोई गुड्स हमने अपने ब्रांच को भेज दिया, हो सकता है। तो बताइए, क्या जिस दिन आग लगी उस दिन ये गुड्स गोडाउन के अंदर मौजूद होंगे? जब गुड्स गोडाउन के अंदर मौजूद नहीं है तो क्या जले होंगे? जब जले ही नहीं होंगे तो क्या उसका क्लेम मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो अगर कोई ऐसा गुड्स है जो आपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए निकाला, सैंपल के तौर पर दे दिया, चैरिटी के लिए दे दिया, गुड्स कंसाइनमेंट पर भेज दिया, या इसके अलावा गुड्स अपनी ब्रांच को भेज दिया, टोटल मिलाकर गुड्स गोडाउन में नहीं है, समझे? तो आपको उसे या तो परचेज में से माइनस करना पड़ेगा, यानी इन सब गुड्स की कॉस्ट, इन सब की गुड्स की कॉस्ट लेना है। ध्यान रखना, कॉस्ट। कभी कभी हो सकता है आपको सेल वैल्यू दे रखा हो, सेल वैल्यू ऑफ ड्राइंग, सेल वैल्यू ऑफ गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, सेल वैल्यू ऑफ गुड्स गिवन एज चैरिटी। तो आपको उसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी पहले। अगर कॉस्ट गिवन है तो अच्छी बात, अगर सेल वैल्यू गिवन है तो पहले कॉस्ट निकालना पड़ेगा। और उसके दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, या तो परचेज से घटा दो सीधा, और अगर आप परचेज में से नहीं घटाना चाहते तो उसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दीजिए, तब भी वही बात है। बाई ड्रॉइंग ऑफ गुड्स, बाई गुड्स गिवन एज चैरिटी, बाई गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच, समझिए? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। समझ गए? बोलो। ठीक है, तो लिखिए यहां पर, व्हेन गुड्स is used for drawing given as sample oblique charity sent on consignment, sent to branch, etc. ठीक है? Then cost of such goods
will be credited in ट्रेडिंग अकाउंट। इस गुड्स को ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हो, परचेज में से माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, परचेज में से माइनस करके लिखो या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखो, एक ही बात तो होती है। भाई क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्यों लिखा जाता है, परचेज में से घटाने के लिए। क्योंकि आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन आप क्या करते हो, ओपनिंग स्टॉक लिख देते हो, परचेज लिख देते हो, डायरेक्ट लिख देते हो, वो डेबिट में। अब क्लोजिंग स्टॉक उसमें से माइनस करना होता है, वो आप क्रेडिट में लिख देते हो। समझे? तो कभी भी कोई आइटम अगर परचेज में से आपको माइनस करना है, आपने वहां से माइनस नहीं किया, तो उसको ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख दो, वही बात होगी। इवन परचेज रिटर्न भी आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिख सकते हो, लेकिन चूंकि हमें परचेज को नेट करके दिखाना होता है, इसलिए हम परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके दिखाते हैं। अगर आप परचेज रिटर्न को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दोगे तो आंसर पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेल रिटर्न को अगर ट्रेडिंग के डेबिट में लिख दो तो कोई फर्क पड़ेगा आंसर पर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई यहां तक। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो, 5th पॉइंट, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। Sale of goods on approval or return basis and included in sales। और आपने उसको सेल में इंक्लूड कर रखा है। पहले बताओ इसका मतलब क्या होता है? सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का मतलब क्या होता है? गुड्स कस्टमर को दे दिया, उससे कहा ले जाओ, पसंद आए तो अप्रूवल दे देना, अदरवाइज रिटर्न कर देना, यानी वापस कर देना। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अगर आग लगने से पहले अप्रूवल आ गया तो नो ट्रीटमेंट, वो सेल हो गया और सेल में ऑलरेडी इंक्लूड है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आग लगने से पहले अप्रूवल पेंडिंग था, आग लगने से पहले अप्रूवल पेंडिंग था, यानी अप्रूवल नहीं आया था। तो अब ये बताओ, जब अप्रूवल नहीं आया तो सेल तो हुआ नहीं, सेल तो हुआ नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल में से माइनस करना पड़ेगा, सेल में से माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद इस गुड्स का स्टॉक बनाना पड़ेगा और स्टॉक बनाकर इसकी कॉस्ट को स्टॉक विद कस्टमर करके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, अगर अप टू द डेट ऑफ फायर तक अप्रूवल आ जाता है तो नो ट्रीटमेंट। अगर फायर की डेट तक अप्रूवल नहीं आता तो सेल को कैंसिल करिए और उसको स्टॉक क्रिएट करिए कॉस्ट पर। तो सेल में से घटाइए और स्टॉक विद कस्टमर एट कॉस्ट करके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो देखो यहां पर इसके मैं 2 पार्ट करता हूं। When approval received before the date of fire,
नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट, क्योंकि सेल में इंक्लूड है और सेल हो गया, जैसे ही उसने अप्रूवल दिया सेल हो गया। नंबर 2, when approval was pending on the date of fire, on the date of fire, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? सेल वैल्यू will be deducted from sales, सेल वैल्यू को सेल से डिडक्ट करना पड़ेगा, और कॉस्ट ऑफ सच गुड्स विल बी recorded in credit side of trading account as stock with customers। बस ध्यान क्या रखना है, सेल वैल्यू में मतलब सेल में से सेल वैल्यू हटाना है, और ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में कौन सी वैल्यू लिखनी है? कॉस्ट वैल्यू। समझ में आ गई बात? यानी वैल्यू में चेंज आएगा। वैसे तो एक बात बताऊं आपको, अगर अप्रूवल पेंडिंग भी है और तब भी अगर आप इसको इग्नोर कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, क्योंकि सेल के अंदर इंक्लूड है। अब जब सेल में से जीपी हटाकर डेबिट साइड में लिखोगे तो इस गुड्स के अंदर जितना प्रॉफिट था ऑलरेडी डेबिट साइड में जीपी के तौर पर वो लिख जाएगा, तो क्रेडिट साइड में उसका कॉस्ट ही बचेगा। समझे? लेकिन मैंने आपको ऐसा नहीं बताया कि इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो नॉर्मल जीपी रेशो है वो अलग है, और जो आपने कस्टमर को गुड्स भेजा था अप्रूवल बेसिस पर उसका जीपी रेशो अलग है, तो उस केस में वो फेल हो जाएगा फिर वो कॉन्सेप्ट, जब आप नो ट्रीटमेंट वाला। तो इसलिए मैं हमेशा बताता हूं कि अगर अप्रूवल पेंडिंग है तो आप सेल वैल्यू को सेल से हटाइए और उस गुड्स की जो कॉस्ट है उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में स्टॉक विद कस्टमर करके लिखिए। आप इग्नोर करने के चक्कर में पड़िए ही मत, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज, आप हमेशा इग्नोर करने की आपकी आदत होगी। तो इन दैट केस कभी कभी अगर जीपी रेशो डिफरेंट है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर। समझ गए? तो इसलिए जो ट्रीटमेंट मैंने बताया है वही करना है आपको। अगर गुड्स का अप्रूवल आ गया तो नो ट्रीटमेंट, अप्रूवल नहीं आया फायर की डेट तक तो सेल वैल्यू को सेल से माइनस करो और उसके कॉस्ट वैल्यू को स्टॉक विद कस्टमर करके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो। समझ गए? पक्का? ठीक है, चलो जरा अब एक क्वेश्चन इस पर करते हैं। इतने सारे पॉइंट हो गए, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन में आपको होमवर्क दूंगा। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन 12 जून 2006 फायर अकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ एनआर खान ए पेपर मर्चेंट। पेपर मर्चेंट, पेपर मर्चेंट मतलब पेपर का विक्रेता। अब पेपर में तो पता ही है आपको, आग लग जाए तो क्या हालत होगी, बचेगा कुछ, लेकिन फिर भी देखो इन्होंने बचा लिया। मोस्ट ऑफ द स्टॉक वर डिस्ट्रॉयड, कॉस्ट ऑफ साल्वेज स्टॉक बीइंग 11,200, यानी 11,200 का स्टॉक बचा लिया। इन एडिशन सम स्टॉक वाज साल्वेज इन डैमेज कंडीशन एंड इट्स वैल्यू वाज एग्रीड एट रुपीज 10,500, यानी 11,200 का तो पूरा स्टॉक बचा लिया और 10,500 का डैमेज्ड कंडीशन में स्टॉक बचा लिया। इसका मतलब सैल्वेज स्टॉक टोटल कितना होगा? 11,200 प्लस 10,500,
21,700 रुपए, ठीक है। फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर अवेलेबल। हिज स्टॉक एट द क्लोज ऑन 31 दिसंबर 2005 वर 83,500। ये ओपनिंग स्टॉक है। 1 जनवरी 2006 का स्टॉक हो गया ये। 31 दिसंबर 5 का मतलब 1 जनवरी 2006। फिर कहता है परचेज 1/1/6 से लेकर 12/6 तक थी 1,12,000 और उसकी सेल थी 1,54,000। तो अप टू द डेट ऑफ फायर तक का सेल था 1,54 और अप टू द डेट ऑफ फायर तक का परचेज था 1,12,000। On the basis of his account for the past 3 years, it appears that he earned on an average a gross profit of 30% on sale. Khan has insured his stock for 60,000. Compute the amount of the claim. कर लोगे मेरे हिसाब से ना, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, तो चलो इसको होमवर्क लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी होमवर्क ही दे देता हूं, वैसे भी इसमें कुछ भी नहीं है, इसको भी होमवर्क ही लिख लो। सॉल्यूशन वैसे दे भी रखा है। अच्छा ये जो है ना ये 33, ये लगता है 331/3, ये 33 1/3% है ग्रॉस प्रॉफिट, समझे? 33 1/3% है ये, यानी 1/3। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 नंबर। मिस्टर ए प्रिपेयर अकाउंट्स ऑन 30th सितंबर ईच ईयर, बट ऑन 31st दिसंबर 2008 फायर डिस्ट्रॉयड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज स्टॉक। अब देखो अकाउंट क्लोजिंग डेट क्या है? 30 सितंबर है, मतलब 1 अक्टूबर से शुरू होता होगा और 30 सितंबर को अकाउंटिंग ईयर एंड होता होगा। इनका अजीब तरीके का अकाउंटिंग ईयर है। 31 दिसंबर 2008 को आग लग गई, इसका मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने के बाद इसकी आग लग गई। बेचारा नए साल मनाने की तैयारी कर रहा था, अचानक आग लग गई 31 दिसंबर को। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1/10/8 का 29,700, परचेज दे रखा है 1/10/8 से लेकर 31 दिसंबर तक 75,000, वेजेस दे रखा है 33,000 और सेल दे रखा है 1,40,000। ये सब अप टू द डेट ऑफ फायर तक के आइटम है। जीपी है 33.3% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन सेल हो जाएगा। स्टॉक टू दी वैल्यू ऑफ 3,000 वाज सैल्वेज्ड, 3,000 का स्टॉक बच गया। इंश्योरेंस पॉलिसी 25,000 की थी एंड द क्लेम वाज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। लेकिन आपको पता है एवरेज क्लॉज कब लगता है? जब पॉलिसी अमाउंट इज लोअर देन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। एडिशनल इंफॉर्मेशन, स्टॉक इन द बिगिनिंग वाज कैलकुलेटेड एट 10% लेस देन कॉस्ट। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक जो है वो 10% कम वैल्यू पर हो रखा है कॉस्ट से। ए प्लांट वाज इंस्टॉल्ड बाय फर्म ओन वर्कर, ही वाज पेड 500 विच वाज इंक्लूडेड इन वेजेस। प्लांट को लगाने के लिए 500 रुपए का वेजेस पे किया, जो वेजेस में इंक्लूड कर दिया। परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ प्लांट 5,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। चलिए जरा फटाफट बनाइए, 5 मिनट में बन जाना चाहिए। एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कम से कम करो। चलिए मैं भी बना देता हूं जरा। हेलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10।
सबसे पहले बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1/10/2008 टू 31 दिसंबर 2008। यहां लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 29,700 है कितने के बराबर? 90 के बराबर। तो 100 के बराबर कितना होगा बोलो? 33,000, क्योंकि 10% कंपर वैल्यू हो रखा है। उसके बाद परचेज कितना दे रखा है बताना एक बार? 75,000। इसमें से माइनस करेंगे प्लांट। प्लांट के बाद क्या बताइए, कोई परचेज रिटर्न वगैरह है? नहीं है, तो 70 आ जाएगा। टू वेजेस टोटल बोलो 33,000। इसमें से माइनस करेंगे प्लांट 500, 32,500। उसके बाद में दे रखा है आपको सेल। सेल में से कुछ एडजस्ट होना है? नहीं। कितना है? 1,40,000। जीपी 1,40,000। 1/3 ऑन कॉस्ट है, तो 1/4 ऑन सेल हो जाएगा। आप सीधा 25% भी बोल सकते हो, तो 35,000। और ये जो निकल कर आएगा, दिस विल बी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। बोलो कितना? 30,500। अब 30,500 स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है। जैसे ही ये निकल कर आए, आपको फौरन देख लेना चाहिए कि एवरेज क्लॉज लगेगा या नहीं। अब पॉलिसी अमाउंट है 25 और ये है 30,500, तो एवरेज क्लॉज लगेगा। अंडर इंश्योरेंस का केस है, लेकिन उससे पहले एक्चुअल लॉस निकालना पड़ेगा। एक्चुअल लॉस यहां लिखेंगे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। $30,500 माइनस करना है सैल्वेज। कितना? 3,000। ये बचेगा एक्चुअल लॉस। $27,500। इंश्योरेंस क्लेम के लिए आपको पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, एग्जाम में ध्यान रखना। पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू एक्चुअल लॉस। पॉलिसी अमाउंट है 25,000, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है 30,500, एक्चुअल लॉस है 27,500। बोलो टोटल 22,541। यह आपका इंश्योरेंस क्लेम हो गया। मुश्किल क्वेश्चन था। चलिए अब होमवर्क जरा बता देते हैं आपको। एक तो मैंने दे दिया आपको होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 भी होमवर्क दिया है। एक क्वेश्चन और देता हूं, बस ज्यादा होमवर्क नहीं देता मैं। एक क्वेश्चन नंबर 15 कर लेना। इसमें प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है जीपी रेशो निकालने के लिए, ठीक है? तो 3 क्वेश्चन होमवर्क है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 15, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।